रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब सोना एमसीएक्स पर। सोना 1,42,42,000 के ऊपर। एक साल में 82% की जोरदार तेजी। वहीं कॉमेक्स पर सोना $4,600 के ऊपर। चांदी की मेगा रैली आज भी जारी। पहली बार 2,72,202 रुपए की नई ऊंचाई तक पहुंची चांदी। एक साल में एमसीएक्स पर 198% का जोरदार उछाल। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $85 के पार। कच्चे तेल में तेजी। ब्रेंट क्रूड $64 के करीब। वहीं WTI क्रूड $60 के पास। दोनों में हल्की तेजी। बेस मेटल्स में आज कॉपर और जिंक में दिख रही है मजबूती। 0.25% की तेजी के साथ 1,317 रुपए के ऊपर कॉपर, जिंक 313 रुपए के ऊपर। लेकिन लेड, एल्युमिनियम और निकेल पर आज दिख रहा है दबाव। ज्यादातर मसालों में तेजी का रुख। जीरा में हल्की बढ़त के साथ कारोबार। वहीं हल्दी में हल्की गिरावट। धनिया में करीब 2% की तेजी। ग्वारसीड और ग्वारगम में आज दिख रही है मुनाफा वसूली। ग्वारगम का वायदा 10,350 रुपए तक फिसला। ग्वारसीड का वायदा 5,630 रुपए के करीब। आधे % से ज्यादा की दिख रही है गिरावट। के साथ क्योंकि यहां पर मेगा रैली का दौर चल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी आज 2,72,000 रुपए के भी पार निकल चुकी है। ये कब तक रैली चलेगी, आगे क्या होगा, कितना बड़ा रिस्क है, यही सवाल आपके मन में भी होंगे। सबसे पहले अनिंद सर, आप बताइए, चांदी को लेकर इतनी बड़ी तेजी के बाद और कितनी तेजी आप यहां से देख रहे हैं? क्या एडवाइस कर रहे हैं जो ट्रेड करते हैं उनके लिए, इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए? चांदी पर क्या राय है सर? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। ओवरऑल अभी भी ट्रेंड अपवर्ड ही है। करेक्शंस चलता रहे क्योंकि आज सीएमई ने अपना जो मार्जिन कैलकुलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वो फिक्स डॉलर अमाउंट चार्ज करता था, अभी उसको एज अ परसेंटेज कर दिया, जैसे एमसीएक्स या शांघाई चार्ज करता है। तो 5% ऑन गोल्ड एंड 9% ऑन सिल्वर, जिसके वजह से इनिशियली एक सेल ऑफ देखने को मिला था एशियन आवर्स में। बट शांघाई काफी प्रीमियम में अभी भी ट्रेड कर रहा है। $94, $95, इंट्राडे में $96 तक भी चला गया था। तो जब तक ये स्प्रेड है बिटवीन कॉमेक्स एंड शांघाई, तब तक तो अपवर्ड प्रेशर बना रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स का सलाह है, क्योंकि अभी इंट्राडे जो एवरेज वॉलेटिलिटी है एमसीएक्स पे वो 10 से 10 से 12,000 रुपीज का इंट्राडे वॉलेटिलिटी है। तो 2,60,000 के आसपास एक बेटर एंट्री रहेगा। उसमें 2,62,000 2,60,000 का जो एक जोन है। स्टॉप लॉस रहेगा 2,50,000 के नीचे, और अपसाइड में धीरे धीरे ये 2,90,000 या 3,00,000 के तरफ भी जा सकता है। और स्पॉट में एक ओवरऑल टारगेट इज $95 to $100। तो आपको लग रहा है कि 3 लाख के पार भी शॉर्ट टर्म में ही चांदी जा सकती है? 2,50,000 के नीचे का स्टॉप लॉस और 2,60,000 रुपए तक। और जब तक ये स्प्रेड है कॉमेक्स का और शंघाई का, और वहां पर इस तरह की तेजी का ट्रेंड बना रहेगा। हालांकि घरेलू बाजार में जो प्रीमियम है वो पहले से अब काफी कम हो गए हैं। चलिए अब केडिया जी के पास चलते हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। आप बताइए सर, चांदी की इस रैली को आपने क्या डिकोड किया है? आपकी रीडिंग क्या है? अब क्या करना चाहिए? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। जिस ढंग से हम देख रहे हैं जो मोमेंटम है बहुत ही ज्यादा फायरी है। पिछले साल हमने देखा करीबन 170-80% की तेजी हमने चांदी में ऑलरेडी देखी है। मात्र 12 दिन हुए हैं और इस 12 दिन में भी हमने चांदी में लगभग मोटा मोटी $30 की तेजी हमने लो से हाई तक अब तक देखी है। फंडामेंटल नो डाउट काफी सपोर्टिव है, बट कहीं ना कहीं टेक्निकल और वॉल्टिलिटी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम है। दिन में हम जैसे कल के दिन की बात करें 16,000 पॉइंट की तेजी आई, तो ऐसे समय में थोड़ा कॉशियस रहिए। हालांकि अभी भी हम फंडामेंटल साइड देखते हैं तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, एक जरूर है, पिछले हफ्ते जो रिपोर्ट आई है ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की, जहां पे बताया जा रहा है कि रीसेफलिंग के चलते 33% से ज्यादा का एलोकेशन कोई भी सेक्टर में नहीं और सिंगल कमोडिटी में 15% रहेगा, जिसके तहत गोल्ड और सिल्वर में कहीं ना कहीं हम रीएडजस्टमेंट्स देखेंगे, जिसकी डेडलाइन 15 तारीख है। बट ये 15 तारीख के अंदर 2-3 इवेंट और भी है, जहां हम देख रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट और फेड रिजर्व के बीच में तनातनी चल रही है। एक रेट कट्स की पॉसिबिलिटी क्या रहने वाली है वो आज शाम के इन्फ्लेशन के नंबर से क्लैरिटी आते हुए दिखाई देगी। और साथ में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन है, तो आई थिंक मार्केट के अंदर कोई भी लंबा व्यू एज ऑफ नाउ लेना नहीं चाहिए। वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। आज इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से ही काम कीजिए, कोई भी पोजीशन कैरी मत कीजिए। अगर आपने ट्रेड करना है तो आज का ट्रेड पॉजिटिव साइड रहना चाहिए, जहां पे सिल्वर मिनी ऑप्शन के जरिए 2,70,000 का कॉल लीजिए 14,000 रुपए में, 10,000 का स्टॉप लॉस रखिए
हायर साइड में हम 22,000 तक का टारगेट देख पाएंगे। अगर फ्यूचर में करना है तो 2,70,000 रुपए बाय करके चलिए, 2,67,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, बट वेरी कॉशियसली 2,76,000 तक का टारगेट रह सकता है। यहाँ पर आपने मार्च के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2,70,000 की स्ट्राइक यहाँ पर खरीदने की सलाह आप दे रहे हैं, सेल 2,67,000 का सुझाव है, साथ ही टारगेट्स 2,76,000 के यहाँ पर आते हुए आपको मिलेंगे चांदी के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहाँ से अब चांदी के लिए? गुड मॉर्निंग जप्ती जी। देखिए, लेवल्स में तो अभी भी मुझे लग रहा है कि मिनिमम 3 लाख तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक जब तक 80 के नीचे नहीं जाता स्पॉट में, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी करेक्शन आ सकती है। बट हाँ, ये मैं जरूर से कहूंगा कि इंट्राडे ही रखिए, क्योंकि कल 14 जनवरी को यूएस के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने वाली है कि जहां पे वो डिक्लेयर करेंगे कि ट्रम्प ने टैरिफ दी है वो वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड होती है तो शायद गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन नहीं होती, बट इनवैलिड रहेगी तो मुझे लग रहा है गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन आ सकता है। तो आई थिंक वेरी शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पर्पस से ही रखिए, कैरी ओवर मत कीजिए, और कैरी ओवर भी अगर करते हो तो आप आपकी पोजीशन हेज करके कीजिए, क्योंकि ये वीक लग रहा है कि काफी वॉलेटिलिटी रह सकती है। इंट्राडे मिनी कॉन्ट्रैक्ट में फरवरी में 2,69,000 पे अभी भी बाय करके चल सकते हैं, 2,72,600 के टारगेट के लिए, और 2,67,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगेन इंट्राडे आज बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, बस कैरी करने के लिए मैं भी सलाह नहीं दूंगा। कैरी नहीं करने की सलाह, ये ध्यान रखिएगा, सीपीआई के डेटा भी है, इस वजह से ये सलाह आपको दी जा रही है। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है और इस तरह के स्विंग मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं इस तरह के डेटा के बाद। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड भले ही आज आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ना दिख रहा हो, लेकिन अभी भी रिकॉर्ड स्तरों के करीब है, 1,42,000 रुपए के ऊपर। कल हमने 1,42,500 के आसपास का रिकॉर्ड बनते भी देखा था। आप बताइए अनिल सर, क्या राय है गोल्ड को लेकर? गोल्ड काफी बुलिश है, क्योंकि यूएस में जो ग्राउंड सिचुएशन है वो एग्जैक्टली जो हम लोग इतना दिन से कह रहे थे कि ये इलेक्शन का ईयर है डोनाल्ड ट्रम्प के लिए, और जितना भी वो स्टेप्स लिए हैं लास्ट एक हफ्ता में, इंक्लूडिंग जो ओपन एक अभी फाइट हो गया है विद द फेड, बट वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है। एक फेडरल रिजर्व का चीफ आके ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलता है कि प्रेसिडेंट इज प्रेशराइजिंग मी। तो द सिचुएशन इज क्लियर कि डॉलर कंटिन्यूअसली गोल्ड के मुकाबले डिवैल्यू होगा, तो इसके लिए सोना का एक अपवर्ड ड्रिफ्ट रहेगा। ओवरऑल ये $5,000 के तरफ जाना चाहिए, इमीडिएटली नहीं, धीरे धीरे। इमीडिएटली 4650 एमसीएक्स में अभी 1,42,000 के आसपास है, तो वेट फॉर अ डिप। 1,40,000 के आसपास इज अ गुड बाइंग जोन। 1,40,000 1,40,500 स्टॉप लॉस रहेगा 1,38,000 के नीचे, और ये ओवरऑल टारगेट रहेगा 1,48,000 1,48,000। ठीक है, 1,48,000 तक की टारगेट्स आप यहाँ पर सुझा रहे हैं। 1,38 के नीचे का एक एसएल लगाना होगा और 1,40 तक के आसपास आप खरीदारी करते हैं। बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आप सोने में बनाकर चलिए। अजय सर, आपको क्या लगता है, तमाम अनसर्टेनिटीज यहाँ पर अभी भी बरकरार है, फेड का रुख क्लियर नहीं है कि क्या होगा, और आज देखेंगे कि सीपीआई डेटा आज यूएस में आने वाला है। आप कौन से लेवल्स आप सोने में देख रहे हैं? सेफ हेवन की डिमांड फिर से यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है, क्या लेवल्स आप सोने में आते हुए दिख रहे हैं अब यहाँ से आगे? देखिए, जितने भी स्टोरीज अभी तक हमने देखी है वो 2024-25 से कंटिन्यू बनी हुई है। हालांकि अभी भी अगर आप देखोगे तो हम 4600 के करीब पहुंचे हैं, और जो मार्केट में उम्मीद है कि भाई 4800 4850 वो ठीक है, इनलाइन है। बट मुझे लगता है 2-3 चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेगी। एक, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स की बात कर रहा था, जहाँ पे 20% के एलोकेशन से घटा के 15 पे लाना है, विच कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 7 बिलियन। हालांकि इस वक्त अगर हम देखें, पिछले 2 हफ्तों से यूएस वेनेजुला, यूएस ईरान, फिर क्यूबा आ गया और ग्रीनलैंड हो गए, तो मतलब जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे लास्ट 12 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट्स है, ये कहीं ना कहीं रिस्क प्रीमियम अभी भी ऑन करके चल रहा है। साथ में हम देख रहे हैं कि ईटीएफ्स के अंदर अब तक के जो डेटा दिखा रहे हैं वो अभी भी स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी पोजीशंस एज ऑफ नाउ मत बना के चलिए। हाँ, मोमेंटम है आज और कल का या 2-3 दिन का, उसी के हिसाब से ट्रेड करके चलिए, बिकॉज टेक्निकली हम कैच नहीं कर सकते मार्केट। ऑलरेडी काफी ज्यादा मंथली पे अगर हम RSI ये सब देखते हैं तो अबाउट 90 चल रही है, जो हिस्टोरिकल है, मतलब 10-15 सालों में कभी हमने इतना नहीं देखा है। तो करंटली जो जो इवेंट्स है सपोर्ट कर रहा है, तब तक आप लेके चलिए। बट हाँ, बी कॉशियस, यहाँ पे कभी भी अगर कुछ करेक्शन मोड आता है या कोई भी रिस्क प्रीमियम कम होता है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा पड़ेगा। तो आज के लिए से मुझे जो मॉर्निंग में जो फंडामेंटल दिख रहे हैं वो थोड़े पॉजिटिव ही दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए गोल्ड में आप 1,42,000 का कॉल लेके चलिए 2600 में, 2100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3300 का टारगेट रखिए। वहीं अगर फ्यूचर में करना चाहते हैं तो जिस वॉल्यूम के साथ मार्केट ने 1,40,000 का लेवल ब्रीच किया है, आई थिंक इट विल स्टे एज ऑफ नाउ 1,40,000। तो 1,41,500 में लीजिए, 1,40,500 का स्टॉप लॉस लगाइए,
लिमिटेड अपसाइड 143,500। लिमिटेड इसलिए बोल रहा हूँ कि बार बार में आप प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, क्योंकि कोई भी इवेंट है जैसे कोर्ट का वर्डिक्ट आना या फिर खास करके इंटरेस्ट रेट के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या अपडेट आना, ये मार्केट का सेंटिमेंट टोटली चेंज कर सकता है। यहाँ पर आपने रणनीति भी सुझाई है। इंट्राडे की बात करें तो 1,42,000 के लेवल पर आप खरीदारी सुझा रहे हैं 2600 के प्रीमियम पर, और एसएल 2100, टारगेट्स 3300 यहाँ पर आप देख रहे हैं। वहीं फ्यूचर में अगर आप देखें तो 1,41,500 के लेवल पर खरीदारी, 1,40,500 का एसएल और टारगेट 1,43,500 तक यहाँ पर आते हुए दिखेंगे। भाविक जी, आपको क्या लगता है सोने में कौन से लेवल्स अब यहाँ पर आते हुए दिखेंगे? कई सारे कंसर्न्स अभी भी लगातार बरकरार है, और अगर आज यूएस का जो डेटा आता है उससे अगर चीजें क्लियर हो जाती है रेट कट को लेकर, तो क्या आप भी देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में अच्छे लेवल सब सोना दिखाएगा? जी डेफिनेटली, देखिए सारे फैक्टर्स तो अभी फिलहाल पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं। आज के जो सीपीआई के डेटा है वो भी एक्सपेक्ट है कि थोड़े बढ़ के आएंगे, जो अगेन गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। बट जैसे ये देखा कि जनवरी में सेंटर स्टेज लिया है ग्लोबल अनसर्टनिटी ने और जियोपॉलिटिक्स ने, जिसकी वजह से रिस्क प्रीमियम काफी बिल्डअप हो चुका है। और दूसरा अगर देखें तो यूएस के ट्रम्प की और फेड के बीच में जो फाइट है उसकी वजह से वापस से सेफ हेवन डिमांड है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आ चुका है कि फेड इंडिपेंडेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सोने में लगातार हम जो तेजी है वो कंटिन्यू देख रही है। यस, मुझे भी लग रहा है किडिया जी से कि अभी शायद अनसर्टनिटी थोड़ी आ सकती है ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की वजह से, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे। इंट्राडे अभी भी 1,42,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। 2200 के करीब बाय कर सकते हैं 3400 के टारगेट के लिए। 1800 का स्टॉप लॉस रहेगा, और आई थिंक 4500 के नीचे स्पॉट में नहीं जाता तब तक नहीं लग रहा कि कोई करेक्शन आएगा सोने में। तो करेक्शन की संभावना नहीं लग रही है, लेकिन आज सीपीआई के डेटा है, उससे पहले कोशिश कीजिए कि आज के जो आपकी पोजीशन है उसको इंट्राडे के लिए रखे, बेहतर होगा। फिर कल के बाद नई पोजीशन बनाइए, लेकिन ट्रेंड तेजी का है, ये हमारे सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं। एक खबर ये है, गोल्ड ईटीएफ के वैल्यूएशंस में एक बदलाव आया है। म्यूचुअल फंड्स अब एलबीएमए की बजाय एमसीएक्स के स्पॉट प्राइस को बेंचमार्क मानेंगे। निपॉन, आईसीआई, बंधन और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बेंचमार्क में बदलाव किया है। और सेबी का भी निर्देश था कि गोल्ड ईटीएफ का सोना भारत में ही स्टोर होना चाहिए और घरेलू कस्टोडियन के सुरक्षित वॉल्ट में इसका स्टोरेज होना चाहिए। एमसीएक्स पर जो आधारित होगा गोल्ड ईटीएफ, इसका फायदा ये होगा कि एनएवी ज्यादा सटीक होगा, क्योंकि आपको बहुत बार डिस्काउंट या प्रीमियम पे दिखते होंगे, तो इससे बाजार में घबराहट भी बढ़ती है और भारतीय बाजार की रियल टाइम आप ट्रैकिंग भी कर पाएंगे और वैल्यू डिस्कवरी भी बेहतर होगी और करेंसी रिस्क की भी चिंता आपके लिए नहीं होगी। तो एक बेहतर कदम है। अनिल सर, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? ये काफी पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ डी डॉलराइजेशन है। क्योंकि धीरे धीरे जो वेस्टर्न हब्स है, कॉमिक्स हो या एलबीएम है, वो इररिलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि पूरा प्राइस डिस्कवरी, क्योंकि देखिए ये फिजिकल मेटल्स है, यहाँ पे पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू उतना प्राइस डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और शांघाई और अभी धीरे धीरे भारत भी एक ग्लोबल हब बन रहा है। आने वाले सालों में ये उभर के आएगा, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और काफी सारे रिस्क फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन होता रहता है कि एलबीएमए में उतना स्टॉक है कि नहीं, अगर कल जाके कोई फेरबदल कर दिया, जैसे एलएमई ने किया था निकल में 2022 में, तो इशू बन सकता है। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि एमसीएक्स पर आधारित होगा तो आपके लिए बेहतर होगा और करेंसी का भी रिस्क नहीं होगा। और जो प्रीमियम डिस्काउंट इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से हाल के दिनों में तो ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले थे, उससे भी अब आपको राहत मिल जाएगी और साथ ही डी डॉलराइजेशन को भी यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में केडिया जी, आपको क्या पसंद आ रहा है आज? हालांकि भले ही कॉपर जिंक में हल्की ही तेजी है, बाकी कमजोर भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या पसंद है आपको मेटल्स में? देखिए, तो मुझे लगता है कि पूरे बेस मेटल पैक के अंदर रीरेटिंग हुई है। जिस ढंग से पिछला साल बुलियन का था, ये साल मुझे लगता है बेस मेटल का है। जिस ढंग से रेट कट्स और इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में ओवर एंड अबाउट सप्लाई कंसर्न सभी मेटल्स में बने हुए, बट मेटल का सबसे बड़ा लीडर तो कॉपर ही है। और कॉपर में जिस ढंग से प्राइस $13,000 एलएमई के ऊपर होल्ड कर रहा है, और नए बैंकर्स की भी जो रिपोर्ट आ रही है जहाँ पे 15,000-15,500 के टारगेट्स लेके चल रहे हैं। तो जैसा मैंने पिछले साल भी कहा था कि लगभग मैं 40% तक की तेजी देख पा रहा हूँ कॉपर में रहेगा। तो अभी भी बीच में हमने देखा 1320 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आना था, वो भी आ गया है। तो लॉन्ग टर्म डेफिनेटली आपको 1400-1450 के लेवल भी दिख जाए, बट इंटरडे के प्रोस्पेक्टिव से कॉपर पहला
जहाँ पे 13-14 पे लेके चलना है, 1304 का स्टॉप लॉस रखना है, 1330 का टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी 300 का लेवल होल्ड हो चुका है कंटिन्यू, और सामने हम देख रहे हैं कि डिमांड भी स्टेनलेस स्टील यहाँ से इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें जिंक और निकल दोनों ही सप्लाई साइड से पॉजिटिव दिख रहा है। तो 13-12 पे लीजिए, 13-9 का स्टॉप लॉस लगाइए, 13-17 का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो ऑलरेडी चाइना ने कैप कर रखा है प्रोडक्शन पे, और टाइमिंग बॉक्साइट के भी भाव में जो पॉजिटिवनेस बनी है उसका सपोर्ट मिल रहा है। 13-15 पे लीजिए, 13-20 का टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर इंट्राडे में आपने बाय की कॉल रिकमेंड की है। लेवल्स लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, उन लेवल्स का ध्यान जरूर से रखिएगा। और कॉपर पर लॉन्ग टर्म में 1400 से ज्यादा तक के अच्छे लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे। चलिए, अब मेटल्स में आज वो क्या सुझा रहे हैं, कहाँ राय बनती हुई नजर आ रही है? जी भाविक जी, बताइए। देखिए, सारे बेस मेटल्स पॉजिटिव लग रहे हैं। ऑलरेडी कॉपर अच्छा लग रहा है, बट मुझे लग रहा है कि जिंक यहाँ से पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है अपने दिखने का। जैसे केडिया जी ने भी बताया कि 300 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से टॉप पिक मेरी रहेगी जिंक की। तो 312.5 पे बाय करके चल सकते हैं 316 के टारगेट के लिए, 310 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, जिंक पर 312 के लेवल पर आप खरीदारी सुझा रहे, टारगेट 316, एक एसएल लगाना होगा 310 का। अनिंदे सर, आप क्या सुझाएंगे? बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद आ रहा है? केडिया जी से मैं सहमत हूँ कि कॉपर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके बाद एल्यूमिनियम और फाइनली जिंक। तो तीनों में ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, बट इंट्राडे में एक करेक्टिव एक प्राइस एक्शन दिख रहा है। तो इसके लिए कॉपर में 1310 के आसपास विल बी अ बेटर एंट्री, क्योंकि स्टॉप लॉस बनता है 1300 के नीचे। अपसाइड में 1325 इज नाउ बिकमिंग अ मेजर रेजिस्टेंस, तो उसको इनिशियल टारगेट लेके हम लोग चल सकते हैं। एल्यूमिनियम अभी 315 के आसपास है, तो 310 में इट बिकम्स 310-11 के आसपास इट बिकम्स अ गुड एंट्री पॉइंट, क्योंकि स्टॉप लॉस बनता है 307 के नीचे। और अपसाइड में 320। जिंक में 308-9 इज अ गुड एंट्री, 304 के नीचे स्टॉप लॉस, और ये पोजिशनल है। ठीक है, यहाँ पर आपने कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम तीनों पर रणनीति सुझाई है। कॉपर पर आप बोल रहे हैं कि 1300 के नीचे का एक ऐसे होगा, 1310 के लेवल पर आप एंट्री ले सकते हैं, और 1325 तक के लेवल्स यहाँ पर आते हुए मिलेंगे। इंट्राडे की रणनीति कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक में अनिंदे सर की साइड से। चलिए, इसी के साथ चाय एक्सपोर्टर्स को लेकर चिंता इसलिए है क्योंकि ईरान एक बड़ा प्रीमियम मार्केट है, और ट्रंप की जिस तरह से धमकी आई है कि 25% टैरिफ लगा देंगे ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा, इससे चिंताएं बढ़ी है। और साथ ही वहां पर जो तनाव है, विद्रोह प्रदर्शन हो रहा है, उससे कम्युनिकेशन पूरी तरह से ईरान में ठप है। लेकिन उसका सबसे ज्यादा असर हो रहा है बासमती एक्सपोर्टर्स पर, क्योंकि वॉल्यूम और वैल्यू दोनों में ईरान की अहम हिस्सेदारी है भारत के राइस के हिसाब से। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देव गर्ग हैं, वाइस प्रेसिडेंट है IREF के। देव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बताइए सर, क्या असर हो रहा है और क्या इम्पैक्ट आने वाले समय में आप देख रहे हैं? क्या ईरान से एक्सपोर्ट वापस से रिवाइव हो पाएगा क्या, और अभी मौजूदा स्थिति क्या है? जो भी यूएस प्रेसिडेंट ने एक थ्रेट दिया है कि जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ ट्रेड कर रहा है उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अभी तक जो हमारे यूएस को एक्सपोर्ट जा रहे हैं उस पर 50% टैरिफ है, जो पहले 10% हुआ करते थे। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये जो 25% है ये 50% के ऊपर लगाया जाएगा, या उन्होंने ये जनरल स्टेटमेंट दिया है। जहां तक हम ईरान की बात करें तो ईरान भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी मार्केट है भारतीय चावल के लिए। पिछले साल हमने लगभग $750 मिलियन और 8.5 लाख टन का एक्सपोर्ट ईरान को करा है। इस साल अभी तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक $468 मिलियन और लगभग 6 लाख मीट्रिक टन का एक्सपोर्ट ईरान को हो चुका है। ये बासमती की सबसे बड़ी मार्केट है, क्योंकि 99% चावल जो ईरान को जाता है वो बासमती चावल जाता है, जिसमें 1121 सेला मेजर क्वांटिटी उसके अंदर जाती है। हमने जैसे देखा कि जैसे ही ये अनरेस्ट आया उसकी वजह से ईरान के बाजारों के अंदर एक शटडाउन की माहौल क्रिएट हो गया है, तो पूरा सप्लाई चेन कोलैप्स कर गया है, जिसकी वजह से जो इंपोर्टर है ना तो वो पेमेंट कर पा रहे हैं, ना कि वो अपनी कमिटमेंट्स को या अपने ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से बंदराबाद पोर्ट और चाहबार पोर्ट के ऊपर काफी भारी मात्रा के अंदर चावल इकट्ठा हो गया है, और इंडियन पोर्ट जैसे कांडला पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट के ऊपर भी शिपमेंट्स को रोका जा चुका है। इसकी क्वांटिटी लगभग 50,000 टन से लेके 1 लाख टन के आसपास क्वांटिटी इंडियन पोर्ट्स के और ईरानियन पोर्ट्स के ऊपर आज की डेट में स्टक है। जहां तक पेमेंट्स की बात करें तो लगभग 2000 करोड़ रुपए की पेमेंट्स अभी तक इंडियन एक्सपोर्टर्स की स्टक है, जिसका इंतजार कर रहे हैं कि सिचुएशन इंप्रूव हो तो वो पेमेंट रिमिट हो सके। इसकी वजह से टोटल ट्रेड कोलैप्स के ऊपर है ईरान के साथ, और अभी स्टैंड स्टिल के ऊपर है। इसका काफी इफेक्ट इंडियन मार्केट्स के अंदर भी देखा जा चुका है।
क्योंकि जो 1121 सेला एक वैरायटी है जिसका रेट 80 रुपए पर केजी मंडियों के अंदर था, आज वो घट के 75 रुपए पर केजी हो गया है। और इसका मुख्य कारण ईरानियन डिस्ट्रप्शन है, और जो ईरान के साथ ट्रेड बंद हो गया है, ये उसके लिए एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। जो यूएस प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दिया है उसका इंडिया के ऊपर शायद इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस में 50% टैरिफ जो बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी हमने ये देखा कि इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएस में फॉल नहीं करे, क्योंकि जो इंडियन चावल है वो यूएस के अंदर इजीली रिप्लेसेबल नहीं है, और उनकी फूड बास्केट का एक बहुत ही छोटा मात्रा में राइस के ऊपर एक्सपेंडिचर होता है। आपने तो बहुत ही राइस के वैलिड पॉइंट दिए हैं, जिस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर, और आपने कहे कि पेमेंट्स भी 2000 करोड़ तक के अटके हुए हैं यहाँ पर राइस एक्सपोर्टर्स के। क्या लग रहा है अब भारत के हिसाब से बात करते हैं, क्या दाम यहाँ पर राइस के और गिर सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक लीडिंग मार्केट है, दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है, बासमती के लिए एक बड़ा मार्केट है। क्या लग रहा है यहाँ पर चावल के दाम और गिर सकते हैं क्या? देव, छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर ईरान में हमने पहले भी देखा कि जब इस तरह की डिस्टर्बेंसेस पास्ट में भी आई, उसकी वजह से प्राइसेस के अंदर पहले भी काफी फॉल हुआ। तो अगर ये सिचुएशन परसिस्ट करती है तो हम आने वाले समय में देख सकते हैं जो 5 रुपए किलो का फॉल है ये बढ़ के 10 रुपए या 15 रुपए किलो तक भी जा सकता है, जो बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है। इसकी वजह से फार्मर इनकम के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारी एक्सपोर्टर्स की हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। देव, आपने वक्त निकाला, अहम मुद्दों पे आपने राय रखी। एक तो क्लैरिटी नहीं है कि जो 50% जो यूएस ने टैरिफ लगा रखा है भारत पे उसके ऊपर टॉपअप है, या अलग से यहां पर ईरान के ट्रेड के लिए अलग से टैरिफ लगाए जाएंगे, इस पर भी क्लैरिटी की जरूरत है। और साथ ही कम्युनिकेशन पूरी तरह से ठप है, इस वजह से पेमेंट भी काफी अटके हुए हैं। आगे क्या एक्सपोर्टर्स करे, माल भी कई सारे ट्रांजिट में ही है, ये सारी चिंताएं हैं। और एक बड़ा मार्केट है जहां इस तरह की निगेटिव खबरें आ रही है राइस एक्सपोर्टर्स के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया देव, आपने वक्त निकाला और अहम मुद्दों का उजागर किया। केडिया जी आपका, भाविक आपका, अनिंद बैनर्जी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।